Assalamu alaikum students, I'm your biology mentor and welcome to Advanced Knowledge. स्टूडेंट आज हम FSC पार्ट 2 का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बियोलॉजी का, जो है होम्योस्टेसिस। स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस कैसे अपना रोल प्ले करती है इन द ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या। स्टूडेंट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप कुछ देर धूप में बैठ जाएं, जो जैसे ही आप धूप में बैठेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, एक्सटर्नल जो आपकी सरफेस पे आप देखेंगे तो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आपको पता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे है, कैसे रह रहा है। हालांकि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, बट ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है। हमारी जो बॉडी का वो सिस्टम जो बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी के दूसरे कंडीशंस को मेंटेन रखता है, वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो स्टूडेंट हम डीपली इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ लेते हैं इंट्रो। तो स्टूडेंट हमारा जो होम्योस्टेसिस है वर्ड, ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है हमारे पास होम्यो, जिसका मतलब है सिमिलर, सिमिलर। सेकंड जो वर्ड है स्टूडेंट वो है हमारे पास स्टेसिस, ठीक है, स्टेसिस। जो हमारे पास स्टेसिस है इसका मतलब है स्टेबल। स्टूडेंट नाम से ही जाहिर है कि आपके पास होम्योस्टेसिस मतलब सिमिलर, स्टेबल। यहां पे वो बात कर रहा है कि आपकी जो कंडीशन है, बॉडी कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर की हो, पीएच की हो, स्टूडेंट उन्हें मेंटेन रखना, उन्हें एक ही पॉइंट पे स्टेबल रखना, वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस सेल्फ रेगुलेशन फिनोमिना को, जो होम्योस्टेसिस का वर्ड उसके लिए यूज किया गया था, वो था हमारे पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वाल्टर ब्रैडफोर्ड। स्टूडेंट इन्होंने कहा कि जो आपके पास सेल्फ रेगुलेशन का फिनोमेना है उसको उन्होंने होम्योस्टेसिस का नाम दे दिया। यहां पे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी पे लगातार अफेक्ट कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो हम होम्योस्टेसिस की पहले डेफिनेशन लिख लें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देखें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी environment in harm of fluctuation इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट पहली बात तो घबराना नहीं है, मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो मैं आपको बताता हूं कि ये डेफिनेशन है, इसका आखिर मतलब क्या है। स्टूडेंट हमारे पास से मैंने डेफिनेशन लिखी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इन हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट हमारा जो माहौल है, हमारे इर्द गिर्द जितना भी एटमॉस्फेयर है, वो उसमें लगातार चेंजिंग आ रही होती है, लगातार इन्वायरमेंट बदल रहा होता है। कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है, और कहीं हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट हमारी बॉडी को उस कंडीशन के हिसाब से हर जगह पे अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इन हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन मतलब जो तब्दीलियां आ रही हैं इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीलियां हैं, लेकिन आपकी बॉडी ने खुद को क्या रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। स्टूडेंट यहां तक था हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी पे लगातार अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम उन फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो फैक्टर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट जो एनवायरनमेंट के अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो है सबसे पहले सोल्यूट,
सोल्यूट है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर है स्टूडेंट, और दूसरे हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है वाटर। वाटर स्टूडेंट, ये तीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये देखो आपका जो एटमॉस्फेयर है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करती हैं, लेकिन हमने सिर्फ तीन को डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, सॉल्यूट, टेम्परेचर और वाटर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप देख लें, नोट कर लें, फिर मैं आपको इसकी आगे डिटेल बताता हूँ। स्टूडेंट हमने बात की है सबसे पहले सोल्यूट की, तो सोल्यूट को अपनी बॉडी में किस तरह मेंटेन रखना है। सोल्यूट और वाटर को हमारी बॉडी में जब हम मेंटेन रखते हैं, वाटर और सोल्यूट का बैलेंस जो हमारी बॉडी में है उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं जो हमारी बॉडी को सेट करने हैं, और जो हमारी बॉडी जब सेट करती है तो हम, अगर मैं आपको लिखूँ, एक मिनट, ओस्मो रेगुलेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं ओस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट अगर आप देखें तो ओस्मो से मतलब ओस्मोटिक बैलेंस, रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना। तो इस वर्ड से हमें पता चल गया कि हमने वाटर और सोल्यूट को बैलेंस करना है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी salt एंड वाटर। स्टूडेंट अपने अंदर जो वाटर को और सोल्यूट की मिकदार को जो हमारे पास बैलेंस किया जाता है, इस बैलेंस के फिनोमेने को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन आखिर क्या है? थर्मो रेगुलेशन थर्मो स्टूडेंट, थर्म लफ्ज से ज़ाहिर है, आपके पास जो वर्ड है आप उसे ब्रेक कर लिया करें तो आपको उसका मतलब पता चल जाया करेगा। थर्म मतलब हीट, टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस। तो अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थर्मो रेगुलेशन की, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल body temperature in tolerable range। स्टूडेंट यहां तक तो बात ठीक थी कि मेंटेन करना अपने अंदर अंदरूनी टेम्परेचर को, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन एक टॉलरेबल रेंज, यहां इस वर्ड का मतलब अगर हम देखें ना तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, नो डाउट हम यही कहते हैं, हमारी बुक्स में लिखा होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो वर्क कर रहा होता है वो उसी टेम्परेचर पे करता है। बट क्या आपको पता है कि वो 37 वो फिक्स है? नहीं स्टूडेंट, देखिएगा हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 38.7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है स्टूडेंट। इस रेंज के अंदर अगर बात करूं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट किया जाता है स्टूडेंट, इस वाली रेंज के अंदर 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 38.7 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट किया जाता है। अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पे बर्फबारी हो रही है स्टूडेंट, तो वहां पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा।
तो बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर वो इस रेंज के अंदर रखेगा। तो ये है टॉलरेबल रेंज हमारे पास। यहाँ तक ये नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। Now discuss our third point, excretion. स्टूडेंट, एक्सक्रीशन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एनर्जी लेने के लिए फूड यूज करते हैं, खुराक खाते हैं हम लोग, लेकिन हमारी बॉडी में एक हद तक वेस्ट मटेरियल होते हैं। अगर हम उन वेस्ट मटेरियल को बाहर ना निकालें तो वो हमारे अंदर के मैकेनिज्म को तबाह कर देगी, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें ही जाएं और काम की चीज़ें आपकी बॉडी को जो नहीं काम की वो लीव कर दें। तो एक्सक्रीशन का फिनोमेना ऐसा फिनोमेना है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो है एलिमिनेशन of body wastage, which is especially nitrogenous waste. स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है ये है एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, लाइक हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में तो यूरिया है, बट इन सम एनिमल्स देयर आर अ अमोनिया, इन सम केस यूरिक एसिड भी पाया जाता है। तो अगर हम बात करें बर्ड्स की तो उनमें यूरिक एसिड होता है, अगर हमारी बात करें मैमल्स की तो हमारे अंदर होता है यूरिया, और कुछ ऐसे एनिमल जिनमें अमोनिया प्रेजेंट होता है। तो उन नाइट्रोजनस वेस्टेज को हम बॉडी से निकालते हैं और वो निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा जो होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन था वो हुआ है कंप्लीट, और इंशाल्लाह ताला अब हम इस पूरे चैप्टर में इसे थारोली डिस्कस करने वाले हम तीनों पॉइंट को। और इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।